जय श्री राम। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे अधिकतर संबंध रक्त संबंध होते हैं। ब्लड रिलेटिव्स कहा जाता है, ब्लड रिलेशन कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो संबंध हम अपने जीवन साथी के साथ बनाते हैं और उसके परिवार के साथ बनाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनके घर में कन्या है, वो तो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते ही हैं कि कितना उनके दिमाग में ये बात चलती है कि किस प्रकार का परिवार हमारी गुड़िया को मिलेगा या किस तरह के परिवार में जाएगी। और ये केवल एक तरफ़ा नहीं है, लड़के वाले भी पूछते हैं कि हमारे घर में किस तरह की बहू आने के योग है। तो एल स्टीम का प्रयास रहेगा कि इस विषय के ऊपर एक विस्तृत चर्चा हो, लंबी एक सीरीज़ बनाएँ। उसका ये पहला भाग है। आज हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में जानेंगे जो शास्त्रों में दिए गए हैं और बताया गया है कि अगर ये नियम आपकी पत्रिका में लगे, तो आपके संबंध आपके ससुराल वालों से मधुर होंगे कि नहीं। तो और विलंब ना करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। जी, तो आज का विषय है इन लॉज के साथ रिलेशनशिप। क्योंकि पहले तो चलो जॉइंट फैमिली होता था, तो उसमें क्या होता है कि आप के पास ऑप्शंस होती है, एक बेटे ने ना सही दूसरे बेटे ने कर दिया। अब तो होते भी न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे ही एक दो हैं, तो और फोकस हो जाता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई गलत मेंबर घर में इंक्लूड हो गया या हमारा बच्चा किसी गलत फैमिली में चला गया, तो जो सफरिंग है फिर वो लाइफ टाइम की हो जाती है। देयर आर सो मेनी केसेस, मतलब हम देखते हैं कि बहुत अच्छे परिवार की बच्ची है, अनफॉर्चुनेटली ऐसी फैमिली में चली गई जिन लोगों ने सच नहीं बताया या किसी वजह से मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है कल्चर वाइज, सोच में, और बड़ी मुश्किल से वहां पे गुजर बसर कर रहे हैं रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए। तो इसके बारे में शास्त्रों में जो दो तीन श्लोक मैंने अलग अलग जगह पढ़े, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और इसको एक लंबी सीरीज की तरह रखेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको जितना बढ़ाया जा सके, मतलब जितना डीप जाया जा सके उतना डीप जाएं। और तो चालू करते हैं। पहले समझते हैं मैरिड लाइफ के बारे में क्या कहा गया है और मैरिड लाइफ के लिए किन हाउसेस को इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो हम सब जानते हैं कि सेवंथ हाउस को तो मैरिड लाइफ से जोड़कर देखा ही जाता है, पर प्रैक्टिकली जब एक व्यक्ति की मैरिड लाइफ के बारे में बात होती है तो न केवल सातवां घर, सातवें घर के अलावा भी कुछ हाउसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि लग्न। आपका असेंडेंट क्या है, किस तरह से आपका बिहेवियर है, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कितने आप सौम्य हैं, कितने आप क्रूअल है, रूड है, तो वो लगन से ही देखा जाता है और इसका इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर आता है। आपके पेरेंट्स तो आपको झेल लेते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे में गुस्सा है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं। लेकिन अगर आप किसी नई फैमिली में जाते हैं तो वहां पर एक्सेप्टेंस उतनी जल्दी नहीं आ पाती है, बिकॉज वो ब्लड रिलेशन शुरू शुरू में तो नहीं है, कुछ समय लग जाता है वहां अपने आप को सेट करने में। तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद इट सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस आपकी वाणी का स्थान है, कैसे आप अपनी बात को रखते हो। कड़वी बातें भी अगर मीठेपन के साथ बोली जाए तो बुरी नहीं लगती है, और कई बार अच्छी बातें भी कड़वेपन के साथ बोली जाए तो बहुत बुरी लगती है। और फिर वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि आपको एक नई जगह पे जाकर जगह बनानी है, अपनी पोजीशन बनानी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकंड हाउस इस तरह से बताता है कि आप किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हाउस मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी आपकी मेंटल पीस का है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का है। अगर ये घर पीड़ित है तो घर में किसी ना किसी बात को लेकर क्लेश रहता है, कभी कुछ इशू कभी कुछ इशू, और डिपेंडिंग अपॉन प्लैनेट की किस तरह का ग्रह है वहां पर, वो ये बताता है कि परेशानी किस तरह की रहेगी। जैसे मान लीजिए मंगल है तो हम कहेंगे उग्रता की वजह से, एग्रेशन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, जो जो मंगल की सिग्निफिकेशन है उसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर नेगेटिव असर आएगा। तो फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ हाउस ऑब्वियस, फॉर ऑब्वियस रीजन, आपके लाइफ पार्टनर का है, वो कैसे आपके साथ रिएक्ट करता है इसके देखा जाता है।
कई बार ऐसा भी देखने में आता है, इन लॉज के साथ मैंने देखा है, और कई लकी लोग ये इस बात को जानते भी होंगे कि लाइफ पार्टनर के साथ हमारी मैचिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली की वजह से हम अभी भी कनेक्टेड हैं। ऐसी जॉइंट फैमिलीज भी देखने को मिलती है जहां पर हस्बैंड में बहुत कमियां दिख रही है या वाइफ में बहुत कमियां दिख रही है, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है या इन लॉज ऐसे मिल गए कि वो समझा समझा के कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो लड़कियां ये बताती है कि शायद अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में होते तो मैं इनके साथ इतने साल नहीं बिता सकती थी, ये तो मेरे इन लॉज की क्या समझ लो जो उन्होंने अफेक्शन दी। एक केस मुझे यहाँ याद आ रहा है जहां पर लड़के ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया फॉर समवन एल्स, कि भाई आफ्टर मैरिज उस कहीं और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो गया, और पेरेंट्स को पता लगा। तो पेरेंट्स ने क्या किया कि अपने लड़के को डिसोन कर दिया, और उसको प्रॉपर्टी वगैरह से निकाल दिया, और अपनी डॉटर इन लॉ और उनकी जो बच्चे हैं उनको सारी जो भी सहूलियत देनी थी वो दी। तो वो आज भी अपने इन लॉज के साथ बड़े सुकून से रह रहे हैं, लेकिन हस्बैंड साथ नहीं। तो ऐसी भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऑल्दो रेयर होते हैं लेकिन ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे इन लॉज की वजह से चल रहा होता है। तो सेवंथ हाउस इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। देन एट्थ हाउस को लड़कियों की केस में मांगल्य भाव कहा जाता है। ये स्पैन, मैरिड लाइफ का स्पैन दिखाता है कि कितनी बड़ी और कितनी छोटी है मैरिड लाइफ। और इसके बाद ट्वेल्थ हाउस हस्बैंड वाइफ के बीच जो फिजिकल इंटीमेसी है उसका है, सेक्सुअल रिलेशनशिप का होता है। तो अगर ट्वेल्थ हाउस में अफ्लिक्शन हो तो कई बार ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहले के समय में शायद इतना इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता था बिकॉज वो सोसाइटी ऐसी थी कि लोग डिस्कस करना नहीं चाहते थे और ना उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। बट आज के टाइम में नॉर्मल हो गया है, लोग खुलकर बात करते हैं कि हमारी फिजिकल नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग पार्टनर कैसा मिला है, वो सारी चीज। इनको ना हम अलग अलग, जैसे मैंने कहा इस वीडियो की सीरीज बनेगी, इन सबको हम एक एक करके लेंगे या दो दो तीन तीन करके इकट्ठे देखेंगे। आज इनसे हटके मैं कुछ बता रहा हूँ। जब मैं किताबें पढ़ रहा था ज्योतिष की, जो अलग अलग राइटर्स की अलग अलग क्लासिकल बुक, तो उसमें मुझे कुछ ऐसे श्लोक मिले जहां पे बताया गया कि आपके संबंधियों के साथ या आपके ससुराल वालों के साथ किस तरह का रिलेशन रहेगा, ये योग देखें और उससे बताएं। तो वो योग है, शंभु होरा प्रकाश करके एक बुक है, उसमें ये श्लोक दिया हुआ है। और इस श्लोक का अर्थ क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि सप्तम भाव शुभ भवन एवं शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो। मतलब क्या है, सप्तम भाव में शुभ राशि हो। शुभ राशि कौन सी होती है? सौम्य ग्रहों की राशियां। एवं शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, वहां पर शुभ ग्रह भी बैठे हो, तो जातक या जातिका को सास के पक्ष से सुख प्राप्ति होती है। मतलब सीधी सी बात है, जैसे कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, शायद इन लॉस का रास्ता सप्तम से होके गुजरता है। इसमें उन्होंने सप्तम की बात कही है, और अष्टम भाव जो कि नॉर्मली ससुराल पक्ष के लिए देखा जाता है उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया। ये भी बताया कि मिश्रित ग्रहों से मिश्र तथा पाप ग्रह हो तो कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। और इसको जब यहाँ पॉजिटिव साइड देख रहे हैं हम कि शुभ भवन और शुभ ग्रह हो, तो इसका मतलब अगर सप्तम में क्रूर राशि में क्रूर ग्रह बैठा हो तो वो फिर रिलेशनशिप के लिए इन लॉज के साथ बहुत अच्छा नहीं है। एक और श्लोक, ये बहुत मैंने लगा के देखा है, बहुत कारगर है, आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा आप लगा के इसे चेक करें। ये सर्वात चिंतामणि में दिया हुआ है, और इस श्लोक के अनुसार यदि लग्नेश का सप्तमेश पंचदा मैत्री में शत्रु हो। अब ये क्या होती है पंचदा मैत्री, अभी डिस्कस करेंगे। यदि लग्नेश का सप्तमेश पंचदा मैत्री में शत्रु हो तो जातक की ससुराल वालों से शत्रुता होती है। पहले कहा गया था कि ससुराल पक्ष सास से सुख की प्राप्ति होती है, यहां पे कहा है जातक की ससुराल से शत्रुता होती है। यदि सप्तमेश मित्र हो तो मित्रता होती है। अब बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है, कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले तात्कालिक मैत्री समझना होगा। जिन्होंने ज्योतिष एक प्रॉपर संस्था से पढ़ा है वो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन
कई लोगों को शायद इस बारे में ना पता हो, तो मैं एक बार इसको जल्दी से रिपीट करता हूँ। देखिए, हम शुरू से पढ़ते आते हैं कि सूर्य शनि मित्र नहीं है, और चंद्रमा सभी का मित्र होता है, वगैरह वगैरह। अलग अलग ग्रहों की मित्रता शत्रुता बताई जाती है। वो किस आधार पर है, कैसे उसको याद करना चाहिए, उसके बारे में मेरा एक वीडियो पहले से अपलोडेड है इस एएलएस चैनल पर। तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक अभी ऊपर आपके सामने शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके उसको पहले समझ लें। अन्यथा वैसे भी आप लोगों को याद ही होगा, मुझे उम्मीद है, कि कौन किसका मित्र कौन किसका शत्रु होता है। अब ये तात्कालिक मित्रता क्या होती है, उसमें क्या करते हैं कि अब हमारी कुंडली में जिन दो ग्रह के बीच मित्रता या शत्रुता देखनी है, उनके ऊपर फोकस कीजिए, बाकी किसी को मत देखिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी कुंडली में शनि यहां बैठा है, और मुझे जानना है कि शनि और शुक्र में मित्रता है कि नहीं। और अगर शुक्र यहां बैठा है, तो तात्कालिक मित्रता वाला जो आधार है, नॉर्मली तो हम जानते हैं शनि शुक्र परस्पर मित्र है, लेकिन तात्कालिक मित्रता में ऐसे नहीं देखते। तात्कालिक मित्रता में क्या देखते हैं कि जहां आपका ग्रह बैठा है, उससे पीछे वाले 3 घर, यानी कि ये 3 घर, अगर मैं शनि से देख रहा हूं तो, और उससे अगले 3 घर, यानी ये 3 घर, इनमें जो भी ग्रह होंगे वो मेरे तात्कालिक मित्र बन जाएंगे, टेम्परेरी फ्रेंड बन जाएंगे। अब चाहे यहां पे सूर्य आ गया तो सूर्य भी मित्र बन जाएगा। इन सीधी सी भाषा में बोलूं तो जहां ग्रह आपका बैठा है, उससे अगले 3 घर और पिछले 3 घर में जो भी ग्रह होगा वो आपका मित्र है। बाकी कुंडली में जहां भी ग्रह बैठा है वो आपका मित्र नहीं है, तात्कालिक मित्रता के आधार पर। अब ये पंचधा मैत्री क्या होती है, कहा यह जाता है, और इसी तरह इसको निकाला जाता है कि तात्कालिक और जो नैसर्गिक मैत्री है, जो आपको याद होनी चाहिए कि सूर्य शनि का मित्र है और चंद्रमा सभी का मित्र होता है, वगैरह वगैरह, वो और तात्कालिक मित्रता दोनों को जोड़ के पंचधा मैत्री आती है। कैसे? मान लीजिए हम जानते हैं जैसे कि सूर्य और शनि परस्पर शत्रु बताए गए नैसर्गिक रूप से। अगर यहां पर सूर्य यहां हो और शनि यहां हो, तो क्या होगा कि वैसे तो ये अब शत्रु है ही, लेकिन क्योंकि शनि यहां पर सूर्य से अगले 3 घर और पिछले 3 घर में नहीं बैठा है, तो तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो जाएगा। और जब शत्रु नैसर्गिक रूप से भी हो, तात्कालिक रूप से भी हो, तो वो परम शत्रु हो जाता है। और यही शनि अगर यहां ना बैठकर यहां बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि तात्कालिक रूप से सूर्य शनि मित्र हैं और नैसर्गिक रूप से शत्रु है। तो शत्रु मित्र सम हो जाते हैं। एक जगह शत्रु हो, दूसरी जगह मित्र हो, तो उसको हम सम की संज्ञा दे देते हैं। तो इस तरह से पंचधा मैत्री देखी जाती है। अब कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं कि ससुराल पक्ष के बारे में जब बात करेंगे तो इसको कैसे लगाना है। जैसे ये कुंडली है 1 मार्च 1984 की, और रात को 9:35 जलंधर का जन्म है। तो इसमें हमें क्या करना है, श्लोक ये कह रहा था कि पहला श्लोक ये कहता है सप्तम में किसकी राशि है और सप्तम में किन शुभ ग्रहों की दृष्टि युति है, तो हम कह देंगे कि ससुराल वालों से बनेगी। अब इस कुंडली में, जो कुंडली अभी आपके सामने है, 7वें घर में मीन राशि है, जो कि एक सौम्य राशि है। इसके अलावा सप्तम भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी भी क्रूर की दृष्टि नहीं है। सप्तमेश भी सौम्य राशि में है। तो पहला नियम जो कहता है सप्तम में सौम्य राशि, सप्तम में सौम्य राशि की में या तो शुभ ग्रह बैठ जाए या उसे देख ले, तो यहाँ पर देखा किसी ने नहीं, बैठा कोई नहीं, लेकिन वहां पर सौम्य राशि है और उसका स्वामी सौम्य राशि में। दूसरा नियम क्या कहता है कि लग्नेश सप्तमेश में मित्रता है या शत्रुता। अब यहाँ पे लग्नेश बनता है कन्या लगन में बुध और सप्तमेश बनता है सूर्य। और हम जानते हैं कि बुध बृहस्पति को सम मानता है। पंच जो नैसर्गिक मैत्री अगर आपने पढ़ी हो या याद हो तो आपको पता होगा कि बुध बृहस्पति को सम मानता है, सप्तमेश को सम मानता है। अब क्या इस कुंडली में गुरु बुध दोनों आपस में कैसे बैठे? अगर हम ध्यान दें तो गुरु से बुध 11वें घर में, तीसरे घर में, और बुध से गुरु 11वें घर में है। बुध पर अगर उंगली रख के गुरु तक जाता हूं, मैंने ऐसे कहा कि अगले 3 में और पिछले 3 में हो तो उसको मित्रता मान लिया जाता है। तो तात्कालिक रूप से यहां पर गुरु और बुध मित्र है।
नैसर्गिक रूप से सम थे। तो जब आप पंचदा मैत्री लगाते हैं कि एक जगह सम आ रहा है और एक जगह मित्र आ रहा है, तो उसको हम मित्र की ही संज्ञा देते हैं। यानी इस कुंडली में अगर ये गुड़िया आती है मेरे पास और पूछती है कि मेरे इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशनशिप शो होते हैं अकॉर्डिंग टू दीज टू प्रिंसिपल जो अभी मैंने आपको बताया। इसी तरह अगर हम अगले चार्ट पे ध्यान दें, 29 मार्च 1984 दोपहर 3:25 जमशेदपुर झारखंड का जन्म है। इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो लगन में सिंह राशि है और सप्तम में शनि की राशि है। अब हम जानते हैं नैसर्गिक रूप से ये एक दूसरे के मित्र नहीं होते, सूर्य और शनि। अब हम क्या करेंगे, सूर्य से शनि की पोजीशन देखेंगे कि वो किस भाव में गया। तो अगर सूर्य से अगले 3 में या पिछले 3 में शनि होता तो भी हम कहते हैं पंचदा मैत्री में मित्रता आ गई, पर यहाँ पे तो ये वहां से अष्टम गया है, सूर्य से शनि 8वें घर में बैठा है। इस वजह से यहाँ पर सेकंड वाला श्लोक के अनुसार तो परम शत्रु हो गए दोनों, सूर्य और शनि। वैसे भी शत्रु थे और यहाँ पर भी तात्कालिक में भी शत्रु आ गए। अगर हम दूसरा प्रिंसिपल लगाएं कि सप्तम में शुभ राशि हो, वहां शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ दृष्ट हो, यहाँ पर सप्तम में क्रूर राशि है, कुंभ राशि, और उस पर नो डाउट वहां शुक्र चंद्रमा है। अच्छा, शुक्र चंद्रमा के बारे में भी आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इसको भी ससुराल पक्ष के साथ ना बनने का योग माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और शुक्र पत्नी का। तो कहते हैं शुक्र चंद्रमा साथ में हो तो इन दोनों में तनाव रहने की संभावना होती है। ये प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं आगे बात करेंगे। तो यहां पर सप्तम में नो डाउट शुभ ग्रह बैठे हैं, पर सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि भी आती है। तो क्रूर राशि पर क्रूर ग्रह की दृष्टि और लग्नेश और सप्तमेश का आपस में परम शत्रु होना, ये दिखाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम होनी चाहिए, या यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य शनि को शत्रु मानता है। इस पत्रिका में शनि सूर्य से 8वें घर में है, तो तात्कालिक शत्रुता भी हुई। और पंचदा मैत्री कहती है शत्रु शत्रु परम शत्रु, तो यहाँ पर ही परम शत्रु की संज्ञा आ जाती है। एक और कुंडली लेते हैं, या इस कुंडली को मैं लेता नहीं हूं, इस कुंडली को आप लोग करें, जो भी ऑडियंस में है वो लोग बताएं कि इस कुंडली में शत्रुता होनी चाहिए या मित्रता होनी चाहिए और आपस में रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। 2 दिसंबर 1987 का चार्ट है, रात को 12:45 का, पुणे का जन्म स्थान है, महाराष्ट्र का। अब अगर ये करने आती है और इसके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्या आपको इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं, तो उसके लिए इन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके आप मुझे बताइए कि आपका क्या उत्तर होगा। आप में से कोई बताना चाहे? अंजू जी, योगेश जी, रितु जी, बोलिए। शत्रुता दिख रही है सूर्य और शनि में, तो बिकॉज वो साथ साथ ही बैठ गए तो तत्कालिक मैत्री भी नहीं आ रही है। राइट। और राशि भी वहां पर क्रूर राशि आ रही है सप्तम में। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और कोई शुभ दृष्टि, कोई शुभ दृष्टि वहां पर सप्तम पर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं है। तो अगर वहां पे कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है, क्रूर राशि है और दोनों में तात्कालिक मित्रता भी नहीं आ रही है, सॉरी पंचदा मैत्री में मित्र भी नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों नियम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा कंपेटेबिलिटी नहीं दिखती। राइट। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जस्ट सेकेंड, मैं आपके यहाँ बैकग्राउंड नॉइस कहीं से आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इन लॉज के साथ परेशानी होना किस लेवल की होना, ये भी बहुत मैटर करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत तनाव तो अगर साथ रहेंगे तो सभी घरों में होता है, और कई जगह बहुत ज्यादा प्यार होता है और कई जगह इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि वो साथ नहीं रह पाते। कई बार हस्बैंड या वाइफ को छोड़ना पड़ जाता है, या पूरे अपने ताल्लुकात खत्म करने पड़ जाते हैं। तो उसका विवेचन करने के लिए आपने यही देखना है कि कितने शुभ और कितने अशुभ प्रभाव है। जैसे इससे पिछली वाली कुंडली में शुक्र चंद्रमा आ गए थे, तो हमें कुछ वहां पर रिलीविंग फैक्टर मिल रहा था कि अच्छा चलो कम से कम सप्तम में शुक्र चंद्रमा तो है। लेकिन अगर वो भी ना हो तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ पर ही सप्तम में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता तो सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हो जाती। न केवल क्रूर राशि आई, शत्रु भी आ गए, परम शत्रु आ गए,
राइट। तो उसके आधार पर फल करेंगे तो आप ज्यादा एक्यूरेसी के पास पहुंच पाएंगे। जैसा ऋतु जी आपने कहा कि सूर्य शनि को शत्रु मानता है, दोनों की युति भी है, तो युति में तात्कालिक शत्रु हुए, पंचदा मैत्री में भी परम शत्रु है। तो इस तरह देखना है। बाकी अभी जो ऑडियंस हमें देख रही है या सुन रही है, उनसे मैं एक हेल्प चाहूंगा। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे चार्ट है ससुराल पक्ष के ऊपर, जिन लोगों की परेशानियां हैं, जिनको दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा चार्ट है, किसी ऐसे व्यक्ति की डिटेल है, बर्थ डिटेल, जो कि ससुराल पक्ष से दुखी है या ससुराल पक्ष उससे दुखी है, दोनों में से कुछ भी हो, तो आप ना उसके बारे में उसकी बर्थ डिटेल कमेंट सेक्शन में यहाँ भी लिख सकते हैं, फेसबुक पर एक फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हैं कि आप वहां जाके विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, खाली उनकी बर्थ डेट, टाइम और प्लेस बताइएगा। एंड एक और चीज ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं या हमारी टीम उसके ऊपर आपको मतलब रिवर्ट कर पाएगी। वो इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो नियम है कितने और कारगर रूप से हम लगा सकते हैं, आने वाले वीडियोस जो आप देखेंगे उस पर किस तरह से वो अप्लाई होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर पाए। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों ने कुछ अगर इस पर क्वेरी हो, हाँ योगेश जी प्लीज। सर मैं कह रहा था कि जैसे अपन ने सभी भावों को देखा, तो सर जैसे कई बार ऐसा लगता है कई मैरिजेस में जो संतान होती है वो भी ध्रुवीकरण का मतलब दोनों को जोड़ने का काम करती है, तो हमने पंचम भाव को क्यों नहीं देखा सर इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन और था सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जैसे जो भी आपने बोला उसमें आपने ना मतलब फीमेल ओरिएंटेड ज्यादा था थोड़ा सा, ये कि भी आपने बोला कि गुड़िया, पर सर कल ये भी तो हो सकता है पुरुष भी तो अपने इन लॉ से जुड़ता है या नहीं जुड़ता, वो भी तो हम देख सकते हैं सर, और वो भी तो परिवार मान सकता है उसको, क्योंकि दूसरा भाव और आठवां भाव सब दोनों एक दूसरे के समसप्तक है, आमने सामने बैठे हुए। राइट 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 राइट। नहीं तभी तो मैंने पुनीत जी और आपको बुलाया था, मुझे था कि बहुत ज्यादा स्त्रियों के ऊपर पक्ष में ना हो जाए कि आप लोग पॉइंट तो रखें ये वाला। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, पुरुष पर भी अप्लाई होता है, बस फर्क इतना है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक लड़की ने अपना घर छोड़कर एक नई जगह जाना है और नए रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। बीइंग अ मेल शायद हम उस चीज को नहीं समझ सकते इतने आसानी से, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं काफी लोगों से मिला हूं जो आज भी अपने फादर इन लॉ को, मेल की बात करो, फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ को ममा पापा नहीं कह पाते, कहते हैं सर क्या अंकल आंट बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, लेकिन मुंह से नहीं निकलता। दूसरी तरफ उनकी वाइफ इधर आकर पूरी तरह वो सारे रिलेशन निभाने की कोशिश तो कर ही रही है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड रहा, लेकिन नो डाउट मेल भी जब आते हैं और उनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो हम मना करते हैं कि इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की प्रयास मत करना, एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखिए, आदर सम्मान दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो परेशानी होगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन या तो फुलफिल नहीं होगी या सामने वाला परेशान हो जाएगा आपसे। अच्छा दूसरा आपने जो पंचम भाव का कहा, न केवल पंचम भाव योगेश भाई, ये जोड़ने का काम ना कोई और भाव भी कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पंचम तो है ही कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, इस वजह से लोग अलग नहीं हो रहे। आप योगेश भाई धीरे धीरे हम देखेंगे कि कौन सा रिश्तेदार ऐसा है जो आपकी बॉन्डिंग को तोड़ने नहीं देगा और कौन सा रिलेशन ऐसा है जो आपकी मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालेगा, मतलब उसको थोड़ा दूर से नमस्ते करो। और हम बताते हैं, कोशिश करते हैं कि यार इस रिलेशनशिप को ना ज्यादा डिस्कस मत करा करो हस्बैंड वाइफ बीच में, इसको अपने बेडरूम में मत लाना, इसका डिस्कशन, इस रिलेटिव का डिस्कशन। और कई बार जब झगड़ा बढ़ जाता है और मीडिएशन के लिए लोग बैठते हैं, दोनों फैमिलीज आके बैठती हैं, कॉमन है ये काफी ज्यादा, तो उसमें भी बताया जाता है कि इस व्यक्ति, अगर आप रिश्ता रखना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि आगे जाके सिचुएशन सुधर जाएगी, तो इस पर्टिकुलर रिलेटिव को लेकर जाना ये बहुत अच्छे से बात को संभालेगा। आई रिमेम्बर एक जगह मैंने कहा था कि लड़का आया कुंडली दिखाने के लिए और बोला कि मेरी वाइफ और मेरे बीच तनाव है और हमारी मीटिंग होने वाली है, तो मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो मैंने बोला कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फादर इन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कह रहा वो तो मेरी साइड है लेकिन उनको बोलने नहीं देते हैं। तो कह रहा वो तो आप सही कह रहे हो, वो समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे बीच में, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन कह रहे उसकी सुन कम रहे हैं।
तो आप ये निकाल सकते हैं, इजीली आ जाता है ये। और कभी जैसे हम आगे करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अभी अंजू जी की कुछ बात है, अंजू जी की बात लेते हैं, फिर पुनीत भाई पर आते हैं। सर बहुत बार ये देखने में आता है कि लड़की अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच होती है और उसके कारण से वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हर जगह उनके पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है कि कुछ भी हुआ तो हम देख लेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता, तो उसको किस चीज से देखना चाहिए? राइट। पहले तो ये चीज कि ये जो पेरेंटल सपोर्ट की बात है, अंजू जी, अब पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन पहले का एक कल्चर था कि पेरेंट्स से बोलते थे अब तुम्हारी गृहस्थी है, तुम संभालो कैसे मैनेज करते हैं। कई जगह तो हस्बैंड इतना खराब होने के बावजूद पेरेंट्स से, क्योंकि सपोर्ट नहीं था, लड़की को पता था मुझे पीछे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उनने किसी तरह कंटिन्यू किया। फिर अब एक ऐसा दौर भी आता है कि लड़का बोलता है कि सर घर पे क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो भी फोन पे रोज डिस्कस होता है, व्हाट्सएप पर, फोन पर, और कह रहा वो मुझे इरिटेट कर, मैं इरिटेट होता हूँ उससे। तो आई अग्री विद यू। उसके लिए देखिए पहले तो ये देखना चाहिए लड़के की खुद की कुंडली में 7th और 8th लॉर्ड की क्या पोजीशन है। 8th लॉर्ड 7th की तरफ फ्रेंडली है या लगन के लिए फ्रेंडली है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में 8th लॉर्ड बनता है मरकरी और 7th लॉर्ड बनता है सन, लगन लॉर्ड सैटर्न। अब अगर इस मरकरी का रिलेशन शनि से है और हम जानते हैं कि दोनों म्यूचुअली दे आर फ्रेंड्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वहां पंचदा मैत्री आ गई दोनों में, तो हम कहेंगे आपके इन लॉज अपनी बेटी को डांट देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं कहेंगे, या अपने बेटे को डांट देंगे, आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। और वही अगर मरकरी सूर्य के साथ रिलेशन बना रहा है, क्योंकि सूर्य भी उसका मित्र है, ठीक है ना, बुध सूर्य को मित्र मानता है, तो हम ये कहेंगे कि अब उनका जो टिल्ट है वो थोड़ा गुड़िया की तरफ होगा। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो दोनों का मित्र हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रिंसिपल तो यहां तो जोड़ने का काम हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट कर दे केस, ऐसा लगन ले जहां पे 8th लॉर्ड आपका फ्रेंड है ही नहीं, वो 7th लॉर्ड का फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। एक आप कैंसर असेंडेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैंसर असेंडेंट में क्या होता है कि 8th लॉर्ड बनता है सैटर्न, 7th लॉर्ड भी बनता है सैटर्न, तो वहां तो कनेक्शन उनमें ऑब्वियसली ज्यादा है। और अगर मून के साथ उनका मून पीड़ित है उस शनि की दृष्टि से, अगर शनि उसको देख रहा है, उसकी दृष्टि आ रही है, या दोनों साथ बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। इसमें हम बोलते हैं कि एक रेस्पेक्टेबल रिलेशनशिप बना के रखिएगा। और बाकी जो आपने कहा फैमिली का कितना रोल रहेगा, 8th हाउस का कितना रोल रहेगा, वो डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ पर। इसको करेंगे, मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने हल्के फुल्के वो श्लोक लिए हैं, अभी तो इसको डीप जाएंगे कि अगर अलग अलग केसेस लेकर। पुनीत भाई से बात करते हैं। पुनीत भाई भी कुछ कह रहे थे। पुनीत जी। मेरा क्वेश्चन हमेशा बेसिक होता है, ये इसमें आपने जो 2 रूल्स बताए कि मुझे बेसिक प्रिंसिपल अगर क्लियर नहीं होता तो मैं वहीं अटक जाता। नहीं, बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए जी। हाँ, इसमें आपने 2 रूल बताए, ये दोनों साथ में अप्लाई होने चाहिए। एंड और एंड और मतलब और वाला जो है कि आप दोनों में से जितना भी मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप की इंटेंसिटी वेरी करती है। हम सीधा ये नहीं कह सकते दोस्त है या शत्रु है, बीच का रिश्ता भी होता है। तो अगर ये दोनों बन गए तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या कहने। दोनों में से एक लगाए तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर समझौता हो जाएगा कुछ। भगवान ना करे दोनों ना लगे तो फिर सिचुएशन क्रिटिकल है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञानवर्धन आपका हुआ हो। यदि हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।